सभी साथियों का मैं हिंदी वाटिका चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नया वीडियो आपके सामने है, समास का तीसरा पार्ट। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बताएंगे हिंदी की बेहतर क्लास। चलिए, आज मिलते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास के साथ एक नए वीडियो के साथ और नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ पढ़ना है। एक छोटी सी सूचना आपको बता दें, जिन लोगों ने आरओ एआरओ का फॉर्म उत्तराखंड का नहीं डाला है वो डाल दें और एमपी पीसीएस का भी फॉर्म डाल दें। लेकिन समस्या एक इस बात की है कि अगर आप आरओ एआरओ का फॉर्म डाल रहे हैं तो वहाँ के निवासी होना बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड के निवासी अगर आप हैं तभी फॉर्म डाल सकते हैं, वरना फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। और अगर आप एमपी के जो है निवासी हैं तभी आप डाल सकते हैं। बाकी उत्तर प्रदेश का फॉर्म बहुत जल्दी आरओ एआरओ का आने वाला है, आप डाल देंगे। चलिए, हम बात करते हैं किसकी? अव्ययी भाव समास की बात करते हैं और बहुत बेहतर तरीके से हम अव्ययी भाव समास पढ़ने वाले हैं। अव्ययी भाव समास ये समास का तीसरा पार्ट है। अगर आपने अभी तक हमारा पहला और दूसरा पार्ट आपने नहीं देखा है समास का तो जाएं, विजिट करें और थ्योरी ज़रूर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अव्ययी भाव समास कहते किसको हैं तो हम आपको बता दें, जिन समासिक शब्द का पहला पद अव्यय होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। बहुत बेहतर तरीके से हम आज आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। इसके कुछ नियम हैं जो आपको पढ़ना है भैया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बहुत शानदार तरीके से आपको पढ़ना है। जिसका पहला पद क्या हो, याद रखना, जिसका पहला पद अव्यय हो। क्या हो? पहला पद अव्यय हो। ये नियम पूछा जाता है कि जिन समासिक शब्दों का भैया पहला पद क्या होता है, पहला पद अगर अव्यय है तो वहाँ पे कौन सा समास होगा, तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। इतनी बात क्लियर। इसके बाद दूसरा नियम जो आता है, इसका दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि जिसका पहला पद, याद रखना, जिसका पहला पद या आप कह सकते हो जिसका पूर्व पद प्रधान हो, ये भी आप कह सकते हो। जिसका पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको अव्ययी भाव समास ऑप्शन में लगाना पड़ेगा, तभी आपका सही होगा। चाहे कहें पहला पद, चाहे कहें पूर्व पद, दोनों एक ही बात है। याद रखना, दोनों की एक ही बात है। चाहे कहें पहला पद, चाहे कहें पूर्व पद प्रधान हो, दोनों की एक ही बात है। अगर देखिए, अगर आपको किसी भी समासिक शब्द में क्या मिल जाए, किसी भी समासिक शब्द में अगर आपको उपसर्ग मिल जाए, क्या मिल जाए भैया? उपसर्ग मिले, तो वहाँ पर भी पहले पद में अगर आपको उपसर्ग मिलता है तब भी वहाँ पर कौन सा समास होगा? तब भी वहाँ पर आपको अव्ययी भाव समास मिलेगा। ठीक है। एक नियम इसका और है, बहुत महत्वपूर्ण नियम है, इसी में हम आपको अपडेट करके बता दे रहे हैं। अगर ये सारे नियम आपको ना मिलें तो याद रखना, जहाँ पर शब्दों की क्या मिल जाए, जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति मिल जाए, शब्दों की पुनरावृत्ति मिले, पुनरावृत्ति मिले, शब्दों की पुनरावृत्ति मिले, ठीक है, शब्दों की जहाँ पर पुनरावृत्ति मिले वहाँ पर भी आपको अव्ययी भाव समास लगाना होगा। ठीक है, जहाँ पर शब्दों की क्या मिल जाए, पुनरावृत्ति मिल जाए। या आप कह सकते हैं अव्ययी भाव समास का एक बहुत ही खास नियम है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है, जहाँ पर द्विरूपति शब्द मिल जाए। क्या मिल जाए? जहाँ पर द्विरूपति शब्द मिले। कैसे शब्द? द्विरूपति शब्द मिल जाए। भैया, द्विरूपति शब्द का मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब होता है शब्दों की पुनरावृत्ति। क्या होता है? शब्दों की पुनरावृत्ति। जहाँ पर उत्तर पद क्या हो, बहुत आसान है, याद रखना। इसका एक नियम और इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर आप कह सकते हो जिन समासी शब्दों में उत्तर पद, कौन सा पद? उत्तर, या कह सकते हो द्वितीय पद क्या हो? अप्रधान हो। जहाँ पर द्वितीय पद अप्रधान हो, ठीक है, अप्रधान हो, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। जहाँ पर उत्तर या द्वितीय पद क्या हो? अप्रधान। तो कुछ नियम है। पहला नियम है जहाँ पर पहला पद अव्यय हो। दूसरा नियम है जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति हो। तीसरा नियम है जहाँ पर उपसर्ग लगा हो। चौथा नियम है जहाँ पर द्विरूपति शब्द आ जाए। पांचवा नियम है जहाँ पर क्या हो?
आपका द्वितीय पद अप्रधान हो, वहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। ये तो कुछ अव्ययीभाव समास के नियम हैं, ठीक है। इसका उदाहरण समझ लेंगे, उदाहरण इम्पॉर्टेंट है, उदाहरण से आपको बहुत ढेर सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। याद रखना, यण स्वर संधि याद रखना, जब भी ई का परिवर्तन या ऊ का परिवर्तन वा वाले शब्द जितने भी होंगे वो सभी आपके अव्ययीभाव समास के उदाहरण के अंतर्गत आएंगे। ई का परिवर्तन या और ऊ का परिवर्तन जहाँ पे वा में होगा, हमेशा वो सारे जितने भी शब्द होंगे, क्योंकि उसमें उपसर्ग लगा होगा, वो सारे शब्द अव्ययीभाव समास के उदाहरण के अंतर्गत होंगे। हम कुछ उदाहरण आपको इसमें हम बता रहे हैं अव्ययीभाव समास में। पहले तो पुनरावृत्ति वाले शब्द देख लीजिए, जहाँ पर शब्दों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। जैसे एक अगर उदाहरण आपको क्या मिल जाए, जैसे मिल जाए भैया पल पल, क्या मिल जाए, पल पल मिल जाए, यहाँ पर भी अव्ययीभाव समास है। जैसे क्या मिल जाए, घर घर मिल जाए, ठीक है, यहाँ पर भी अव्ययीभाव समास। आप सोच रहे होंगे द्विरूपति शब्द किसे कहते हैं, तो ये बात हम आपको क्लियर कर दें। द्विरूपति शब्द का मतलब क्या होता है, दो समान शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो, चाहे वो संज्ञा शब्द हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे क्रिया हो, लेकिन दो समान शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होना चाहिए। शब्दों की पुनरावृत्ति हो, बीच में योजक चिन्ह लगा हो। जैसे देखो पल पल शब्दों की पुनरावृत्ति है, बीच में योजक चिन्ह लगा है। घर घर शब्दों की पुनरावृत्ति है, बीच में योजक चिन्ह लगा है। शब्दों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए और बीच में योजक चिन्ह लगा होना चाहिए, तभी वो द्विरूपति शब्द माना जाएगा। क्या माना जाएगा, द्विरूपति शब्द माना जाएगा। जैसे और भी कुछ उदाहरण हैं हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसे पल पल है, घर घर है, जैसे कह दिया जाए लाभ लाभ कह दिया जाए, इसमें भी आपका कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है ना। शब्दों की क्या है, पुनरावृत्ति है, लाभ लाभ, है ना। जैसे कह दिया जाए, सबसे फेमस उदाहरण है दिन दिन, है ना, दिन दिन, इसमें भी क्या है, अव्ययीभाव समास है, लाभ लाभ दिन दिन, है ना। जैसे एक उदाहरण और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कहा जाए सुर सुर, क्या कह दिया जाए, सुर सुर, इसका मतलब होता है सुर ही सुर, ठीक। जैसे घर ही घर, दिन ही दिन, रात ही रात, पल ही पल, ठीक है। इस तरीके से ये जितने भी शब्द हैं, सुर सुर हो गया, ठीक है, सुर सुर हो गया, है ना, दिन दिन हो गया, लाभ लाभ हो गया, घर घर हो गया, शत शत, एक शब्द है आपका शत शत, ठीक, ये देखिए शत शत। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर हम जो आपको समझाने वाले हैं वो थोड़ा सा पॉइंट आप समझिएगा। ये जितने भी भैया शब्द हैं, आप ये जितने भी शब्द देख रहे हैं, एक ही शब्द से आप ऐसे शब्द बना लेंगे जो पेपर में आता है तो गलत नहीं होगा। हम जैसे आपको बताएं, अगर एक शब्द है यहाँ पर, जैसे हमने लिखा कौन सा, जैसे लिख दिया है दिन दिन, ठीक है, दिन दिन, दो समान शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा समास है, इसमें अव्ययीभाव समास है। लेकिन भैया यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर चाहे दिन दिन कहो, चाहे इसी को कहो दिनों दिन कहो, दिनों दिन, ठीक, दिनों दिन, इसका मतलब होता है, दिनों दिन का मतलब होता है दिन ही दिन। क्या होता है, दिन ही दिन। एक है दिनानुदिन, एक शब्द और मिलेगा आपको, दिनानुदिन। अगर ऐसे शब्द आते हैं, है ना, आपको लग रहा होगा, देखो दिनों दिन, दिन दिन कहो, चाहे दिनों दिन कहो, चाहे दिनानुदिन कहो। दिन दिन का मतलब होता है हर दिन या प्रत्येक दिन। आप इसको लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो भैया हर दिन लिख सकते हो, हर दिन लिख सकते हो, चाहे आप लिख लीजिए इसको प्रत्येक दिन लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, प्रतिदिन कह सकते हो, प्रत्येक नहीं, यहाँ पर लिख सकते हो प्रतिदिन, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे आप कौन सा दिन, प्रतिदिन, ठीक, दोनों सही है। और इन दोनों में भी कौन सा समास है भैया, यहाँ पर भी आपको अव्ययीभाव समास मिलेगा और यहाँ पर भी आपको कौन सा समास मिलेगा, अव्ययीभाव समास मिलेगा, यहाँ पर भी आपको अव्ययीभाव समास मिलेगा, ठीक है। अब देखो, इसमें भी अव्ययीभाव समास है, इसमें भी अव्ययीभाव समास है, और यहाँ पर भी अव्ययीभाव समास है, और यहाँ पर भी अव्ययीभाव समास है। तो एक शब्द से 5 शब्द बना लेंगे। जैसे यहाँ पर पल पल है, तो चाहे पलो पल आ जाए, चाहे पलानुपल आ जाए, होगा अव्ययीभाव समास। लाभ लाभ कहो, चाहे लाभो लाभ कहो, उसमें भी अव्ययीभाव समास होगा। लाभानुलाभ कहो, उसमें भी अव्ययीभाव समास होगा। आप सोच रहे होंगे कि इस दिनानुदिन का मतलब क्या होता है ना। भाई हमने इसका तो बता दिया मतलब, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दिन ही दिन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दिन ही दिन होता है।
लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन, ये चीज़ें। इसका मतलब होता है दिन के बाद दिन, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हो जाएगा दिन ही दिन, है ना, ये चीज़। तो आप ये चीज़ समझिएगा थोड़ा सा। एक शब्द से देखिए कितने शब्द बन गए। अब यहीं पर आप ट्राई करेंगे कौन सा शब्द, कोई भी एक शब्द बनाने का ट्राई करेंगे। जैसे ऊपर शब्द लिखा हुआ है, कोई भी शब्द, जैसे लाभ, लाभ को लेते हैं, ठीक है, लाभ, लाभ एक शब्द हम ले रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लाभ, सॉरी यहाँ पर लाभ होगा, ठीक है, फिर से लिखते हैं, यहाँ पर एक शब्द हम लिख रहे हैं लाभ, लाभ और लाभ, ऐसे लिख दिया हमने, लाभ, लाभ लिख दिया भैया। अब देखो इससे हम 3 शब्द बनाएंगे, कौन कौन से? सबसे पहले एक तो लाभो लाभ बनाएंगे, लाभो लाभ बनाएंगे, ठीक है, एक शब्द लाभो लाभ बन गया, इसमें भी अव्ययी भाव समास है, ठीक है। और एक लाभानुलाभ बनाएंगे, लाभानु लाभ, लाभ के बाद लाभ, लाभानुलाभ, यहाँ पर भा बना लीजिएगा, यहाँ पर क्या बनेगा? लाभानुलाभ, लाभ, लाभानुलाभ हो गया, ठीक, इस तरीके से। और एक और कौन सा बनाएंगे? प्रतिलाभ, प्रतिलाभ, ठीक। और एक शब्द बनाएंगे हर लाभ, हर लाभ, ठीक है, ये, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर शब्द तो एक ही है, लेकिन हमने उससे कितने शब्दों का निर्माण किया है। सबसे खास बात यह है कि हमने उन शब्दों से कितने शब्दों को बनाया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है अव्ययी भाव समास में। इनमें से लाभ, लाभ के बारे में चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, चाहे ये आ जाए, और चाहे भैया ये आ जाए, कोई भी शब्द आ जाए आप बेहतर तरीके से लगा दीजिएगा, अव्ययी भाव आँख बंद करके लगा दीजिए, आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, कुछ उदाहरण अव्ययी भाव समास के हम देख लेंगे। जैसे प्रत्याशा आ जाए, ठीक है, प्रत्याशा है, ठीक है, आशा के बदले आशा, ठीक। जैसे प्रत्युत्तर आ जाए, प्रत्युत्तर आ जाए, ठीक है। अभ्युदय आ जाए, जैसे कौन सा आ जाए? अभ्युदय आ जाए, अभ्युदय आ जाए, ठीक है। जैसे स्वागत आ जाए, स्वागत आ जाए, ठीक। जैसे स्वच्छ आ जाए, स्वच्छ है, ठीक। जैसे प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष, ये सारे जितने भी शब्द होंगे वो सारे अव्ययी भाव, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष है, ठीक है। जैसे परोक्ष आपको मिल जाए, परोक्ष, ठीक है, परोक्ष मिल जाए, है ना, यावत जीवन मिल जाए, ठीक है। और जैसे हैं इसमें कह दिया जाए अव्ययी भाव समास के उदाहरण में से जितने भी बहुब्रीहि हमने आपको बताया, जितने भी आप कह सकते हैं कि यण स्वर संधि के उदाहरण में से आपको जितने भी मिलेंगे वो सारे इसी के उदाहरण होंगे, है ना। प्रत्याशा है, प्रत्युत्तर, अभ्युदय है, स्वागत है, स्वच्छ है, प्रत्यक्ष है, परोक्ष है, बेशर्म है, बेशर्म है ना, भर पेट है, भर पेट है, ठीक है। आजन्म है, आजन्म, ठीक है, आजन्म है, ये सभी आ उपसर्ग लगा हुआ है, भर उपसर्ग है, बे उपसर्ग है। ऐसे शब्द जहाँ पर उपसर्ग लगा होता है वो ज़्यादातर अव्ययी भाव समास के ही उदाहरण होते हैं। यावत जीवन आप कह सकते हो, यावज्जीवन, यावत जीवन का मतलब होता है जब तक जीवन है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे यावत जीवन लिखेंगे, यावत जीवन, ठीक, यावत जीवन, इसका मतलब होता है जब तक जीवन है, ठीक है, जब तक जीवन है उसे हम कहेंगे। तो दोस्तों ये कुछ उदाहरण हैं, कुछ हमने आपको नियम बता दिए हैं, आप इनको लिखिएगा अपनी कॉपी पर और नोट कर लीजिएगा, और बहुत बेहतर तरीके से आप यहाँ पर अव्ययी भाव समास आपने पढ़ा, जिसका पहला पद प्रधान होता है, जिसका उत्तर पद अप्रधान होता है, जिसमें उपसर्ग लगा होता है, शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, ठीक। ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं जहाँ पर शब्दों की द्विरूपति होती है। यही सारे शब्द आपको ज़्यादातर एग्जाम में मिलेंगे, ये वाले ध्यान रखिएगा अव्ययी भाव समास के उदाहरणों में से, ये भी लिख लीजिएगा। बाकी जैसे शतशत है, प्रतिशत में कौन सा समास है, शुर शुर है, प्रतिशुर या शुरू शुर में कौन सा समास है, दिन दिन है, प्रतिदिन, घर घर, प्रति घर में कौन सा समास है, ऐसे ही उदाहरण आपको मिलते रहेंगे और आप बेहतर तरीके से आप पढ़ते रहेंगे। बाकी ये वाले उदाहरण और भी कुछ अपनी किताबों से देख लीजिएगा, है ना, जो आपको नए उदाहरण मिलते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर उदाहरणों को लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।